क्या बिलीव कर सकते हैं, न्यूज लॉन्ड्री, प्रिंट, वायर, इन जैसे प्लेटफॉर्म्स बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। ये क्या बात करता है यार। जी हाँ भाई साहब, अब ये भी रियलिटी हो चुकी है। Under Amit Shah, the quote-unquote red corridor has shrunk from a significant chunk to maybe 1/10. Amit Shah, we don't agree or like with his strategy, but it is hugely successful. 27 Maoists, including a top leader, Nambala Keshav Rao, popularly known as Basavaraju, were killed in a major operation conducted on Wednesday in Chhattisgarh, perilous Abujamar region. लेकिन ये अलग बात है कि जो तारीफ है ना, ये खुशी में नहीं, फ्रस्ट्रेशन में की गई है कि कैसे अमित शाह ने इफेक्टिवली उनके प्यारे, उनके दुलारे नक्सलिज्म की कमर तोड़ के रख दी। पिछले कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन फोर्सेस ने ना पूरे नक्सल इकोसिस्टम को लिटरली हिला के रख दिया है। वही नक्सलिज्म जो एक समय में ना भारत के 40% हिस्से पर कब्जा जमाए बैठा था। इस रेड टेरर ने ना हजारों इनोसेंट लोगों की जान ली। हालात इतने खराब थे कि खुद मनमोहन सिंह को यह कहना पड़ा कि ये कश्मीर की इंसर्जेंसी और नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी, इनसे भी बड़ा खतरा रेड टेरर हो चुका है और इसे रोकना बहुत मुश्किल है। और आज की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज बहुत तेजी से रेड टेरर का अंत हो रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट्स एक समय पर नक्सल अफेक्टेड मानी जाती थी, उन्हें अब नक्सल फ्री किया जा रहा है। जो रेड टेरर पहले 180 जिलों में फैला हुआ था, अब वो सिमटकर गिनती के 18 जिलों में रह गया है जी। मतलब 10 सालों में 10 गुना टेरर खत्म ही कर दिया गया है। सिर्फ 2025 के अगर पहले 5 महीनों की बात करें ना, तो 300 से ज्यादा नक्सलाइट्स को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। 500 से ज्यादा बंकर्स और हाइडआउट्स तोड़ दिए गए हैं। नंबाला केशव राव यानी बसवराजू, इसके जैसे टॉप मोस्ट माओइस्ट ठोक दिए गए हैं। इसकी जो सीरियसनेस है ना, वो आप इस बात से समझ सकते हो कि इंडियन सरकार वो इस आदमी को पिछले 15 सालों से ढूंढ रही थी और इसके ऊपर ना 1 करोड़ का इनाम था भाई साहब, 1 करोड़ का। गब्बर सिंह पे भी 50,000 का था। यही वो आदमी था जिसने दंतेवाड़ा, झीरम घाटी जैसे सबसे खतरनाक नक्सल अटैक्स की प्लानिंग की थी। पिछले 3 महीनों में ही ना 521 नक्सलाइट्स ने सरेंडर कर दिया है। और इस सब का रिजल्ट पता है क्या हुआ है? इसका नतीजा ये निकला है कि जहां 2010 में नक्सल वायलेंस की 1936 घटनाएं हुआ करती थी, वो आज की डेट में 81% यानी 81% से गिर चुकी हैं। जहां 2010 में नक्सल वायलेंस के कारण 1005 डेथ हुआ करती थी एक साल में, इंक्लूडिंग आर्मी पर्सनल, उसमें भी आज 85% तक की ड्रॉप आ चुकी है। आज अमित शाह ये कह रहे हैं कि 2026 तक ना नक्सलिज्म पूरी तरीके से भारत से खत्म कर दिया जाएगा। 31 मार्च 2026 के पहले हम भारत को नक्सलवाद से मुक्त करा देंगे, ये मेरा विश्वास है। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर जो नक्सलिज्म इतना स्ट्रांग हुआ करता था, इतना स्ट्रांग हुआ करता था कि मनमोहन सिंह को यह कहना पड़ गया था कि भाई इससे लड़ना तो बहुत मुश्किल है। जिनको अर्बन नक्सल्स का पूरा सपोर्ट था, वो कैसे खत्म हो रहा है? तो आइए ये जानते हैं कि इस नक्सलिज्म का सफाया जो है वो भारत और भारत की सरकार कैसे कर रही है। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए आज कैसे नक्सलवादियों का एंड हो रहा है और कैसे इस पर अर्बन नक्सल्स का मेल्टडाउन हो रहा है। वो समझने के लिए हमें ब्रीफ में ये समझना होगा कि कैसे नक्सलिज्म ने रेड टेरर का रूप ले लिया था और क्यों इसको खत्म करना इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया था। भारत में रेड टेररिज्म या फिर लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट रेडिकलाइजेशन की शुरुआत 1967 के माओइस्ट मूवमेंट से शुरू हुई थी और इसका एपिसेंटर था दार्जिलिंग की नक्सलबारी नाम की जगह है। इस सो कॉल्ड आंदोलन में बेसिकली 150 किसान और मजदूरों ने वहां के बड़े बड़े जमींदारों के खेत पे लाल झंडा गाड़ दिया था और उनकी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। उन जमींदारों के अनाज को छीन लिया गया था और जिन जमींदारों ने रिवोल्ट किया था ना, उनको हथियारों के दम पर शांत कर दिया गया था। जनता दरबार लगाकर फैसले सुनाए जाने लगे थे और ये जो आंदोलन था ना, ये कुछ ही महीनों में बाकी एरियाज जैसे कि खारीबारी, फांसीवाड़ी, इन इलाकों में फैलना शुरू हो गया था। इसी को अपना नक्सलवाद नाम के पूरे टेरर की शुरुआत मान सकते हैं और चारू मजूमदार इस पूरे आंदोलन का मास्टरमाइंड था। इस आदमी ने CPIML यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी इस नाम की एक पार्टी बनाई ताकि इस पूरे मूवमेंट को लीगलाइज किया जा सके। देखते ही देखते नक्सलवाद जो था वो पूरे इंडिया में फैलने लग गया। इनफैक्ट नक्सल मूवमेंट इतना फैल चुका था कि भारत के करीब 10 स्टेट्स या फिर यूं कहें कि 180 डिस्ट्रिक्ट्स, 180 डिस्ट्रिक्ट्स में
ये स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका था। यानी उस समय भारत के 1/3 डिस्ट्रिक्ट नक्सलवाद की चपेट में थे। अगर आप मैप में देखें तो आपको दिखाई देगा कि भारत का करीब 40% एरिया इस रेड टेरर के अंडर था। गांव के गांव एक के बाद एक रेड कॉरिडोर बन रहे थे। ये इंसर्जेंसीज जो थी उस समय की सरकार के लिए भी कंट्रोल करना नाको चने चबाने जैसा था। 2000 का दशक आते आते रेड टेरर का ये पूरा मूवमेंट इतना डेंजरस फॉर्म ले चुका था कि खुद तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसको इंडिया का बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट घोषित कर दिया था। और यह भी कहना पड़ा था कि कश्मीर मिलिटेंसी और नॉर्थ ईस्ट की सेपरेटिस्ट मूवमेंट से भी ज्यादा खतरनाक है। उस समय तो यहां तक कहा जा रहा था कि 2050 तक नक्सलवाद जो है भारत से डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा, वो भी ब्लडबाथ के थ्रू। और भाई साहब सच भी यही था। माओइस्ट के पास 1 लाख से ज्यादा ट्रेंड फाइटर्स थे और पूरा देश इनके डर में जी रहा था। नक्सल वायलेंस का स्केल इतना भयानक था कि कई जगहों पर यह पूरा टेरर मॉड्यूल बन गया था। 6 अप्रैल 2010 को सबसे भयानक अटैक किया गया था, जिसमें इन माओइस्ट ने दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के अंदर सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर एम्बुश कर दिया था, जिसमें इंडियन आर्मी के 74 जवान एक ही दिन में बलिदानी हो गए थे। अल जजीरा वालों की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1980 से 2011 तक माओइस्ट ने 10,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया था। कुछ डिक्लासिफाइड रिपोर्ट्स की माने तो भाई साहब ये नंबर जो था वो 13,000 से ज्यादा का था, जिसमें ज्यादातर विक्टिम्स आम आदमी थे। माओइस्ट ने अपनी सो कॉल्ड डेडली क्रांति में बच्चों को सबसे बड़ा मोहरा बनाया था। इन माओवादियों के पास ना एक चाइल्ड लिबरेशन आर्मी नाम का पूरा आर्म्ड ग्रुप था जो सिर्फ बच्चों से बना था और इसमें ना 6 साल से 12 साल के बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता था। उनमें नक्सलिज्म का जहर भरा जाता था और उन्हें डेडली ऑपरेशंस करने के लिए भेजा जाता था। किसी फैमिली की हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने बच्चों को बचा सके। अगर वो ऐसा करते थे तो उनको मार दिया जाता था उनके बच्चों के साथ। इवन कोई बच्चा अगर सरेंडर करता था और घर लौटना चाहता था तो उसके पूरे परिवार को मार दिया जाता था, जिस कारण मजबूरन फैमिलीज अपने बच्चों को रेड टेररिस्ट बनने देती थी। ये जो माओवादी थे ना, ये पूरे के पूरे गांव वालों के सामने 4-4 साल के बच्चों को जिंदा मिट्टी में दफना देते थे, जिससे गांव वालों में डर बना रहे। माओइस्ट हर साल लगभग इन इनोसेंट लोगों से 140 करोड़ से ज्यादा की उगाही करते थे, एक्सटॉर्शन करते थे। जनताना अदालत के नाम से अपनी पैरेलल कोर्ट चलाकर इनके खिलाफ जाने पर मौत की सजा देते थे। नशा और इलीगल ट्रेड के जरिए अपनी इकोनॉमी चलाते थे। नक्सलवादियों ने अपने पावर के लिए इतना आतंक फैलाया कि मजबूरन लोगों ने खुद की रक्षा के लिए खुद ही हथियार उठाना शुरू कर दिया था। सबसे पहला ग्रास रूट रिस्पॉन्स था सल्वा जुडूम, जिसका मतलब होता है शांति। इसमें लगभग 4000 आदिवासियों ने सरकार से हथियार लेकर माओइस्टों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। और इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भी नक्सलवाद के रिस्पॉन्स में कई कास्ट बेस्ड मिलिशिया उभर कर आ गए थे। सनलाइट सेना जो थी ना, वो बिहार की राजपूत कम्युनिटी ने बनाई थी। कुंवर सेना भी राजपूत कम्युनिटी ने बनाई थी। रणबीर सेना भूमिहार कम्युनिटी की थी, जिन्होंने कई कम्युनिस्ट बस्तियों में मैसेकर किए थे। आंध्र प्रदेश के अंदर रेड टाइगर्स, तिरुमला टाइगर्स, पलांदू टाइगर्स, ऐसे कई आर्म्ड ग्रुप्स बन गए थे। इन सभी ग्रुप्स को ना रेड टेरर को खत्म करने के लिए ही वायलेंस का सहारा लेना पड़ा था, जिसके कारण एक समय पर पूरा सिविल वॉर जैसा सिचुएशन बन गया था। इस दौरान जैसे नदी में पानी बहता था, वैसे लोगों का खून बह रहा था। मजबूरन इंडियन गवर्नमेंट को 2009 में CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी पार्टी को ऑफिशियली बैन करना पड़ गया। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भले पार्टी बैन हो गई हो, लेकिन देश के 40% हिस्से पर अब भी माओवादियों का कब्जा था। पर इन नक्सलवादियों को पता था कि पूरे देश पर कब्जा करने के लिए उन्हें नैरेटिव वॉरफेयर जीतना होगा, और इसी कारण अर्बन नक्सल्स की एक पूरी ब्रीड तैयार की गई, जिनका काम होता था सिस्टम में घुसकर इन नक्सलियों को कवर फायर देना। अर्बन नक्सल्स, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो लोग हैं जो नक्सलियों का काम तो कर रहे हैं, लेकिन जंगलों से नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम शहरों में रहकर। ये लोग सिर्फ नक्सलिज्म को प्रोपेगेट नहीं करते हैं, बल्कि एक्टिवली नए लोगों को, स्पेशली स्टूडेंट्स, यूथ और रूरल बैकग्राउंड के लोगों को रेडिकलाइज करने का काम करते हैं। इनका असली काम है माओइस्टों के लिए ना एक इंटेलेक्चुअल और लॉजिस्टिकल कवर फायर तैयार करना। ये लोग ना एक वेल स्ट्रक्चर्ड PR एजेंसी की तरह काम करते हैं। जैसे मीडिया में नक्सल इमेज को सॉफ्ट दिखाना हो, जुडिशरी में लीगल सपोर्ट देना हो, NGOs के जरिए फंडिंग और रिसोर्सेज भेजना हो, और यूनिवर्सिटीज के सिलेबस और डिस्कशन के माध्यम से उनकी जो आइडियोलॉजी है ना, उसको बच्चों में इंजेक्ट करना हो। और फिर बॉलीवुड की फिल्मों में नक्सल्स को हीरो की तरह दिखाया जाता है, और इसके ना कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रावण हो गई, चक्रव्यूह हो गई, न्यूटन हो गई, या फिर ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जो दिए जा सकते हैं। और ये सभी ना एक इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। इस आइडियोलॉजी का एक प्रोमिनेंट वोकल चेहरा अरुंधति रॉय ने एक बुक लिखी थी, गांधीयन विद गन्स। और ये जो बुक थी ना, ये नक्सलियों के लिए मॉरल लेजिटिमेसी बिल्ड करती थी, ताकि नक्सलाइट वायलेंस जो है ना, उनको जस्टिफाई किया जा सके। प्रशांत भूषण जैसे जो लोग हैं ना, वो माओइस्ट एरिया में
प्लेबेसाइट करवाने की बात करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक नैरेटिव बिल्ड करने तक लिमिटेड नहीं था। ये लोग यूनिवर्सिटीज में जा जाकर डायरेक्ट स्टूडेंट एक्टिविज्म को इन्फ्लुएंस करने लगे थे। कई प्रोफेसर्स इसी अर्बन नक्सलिज्म के कैटेगरी में आते हैं। ये जो प्रोफेसर्स है ना, ये एक्टिवली यूथ और अनएजुकेटेड लोगों को रेडिकलाइज करने का काम कर रहे थे। दिल्ली यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर्स थे ना, वो नक्सल अफेक्टेड एरियाज में स्पॉट हुए। जीएन साई बाबा को माओइस्ट लिंक के लिए अरेस्ट किया गया। यहां तक कि ना बस्तर में 2 प्रोफेसर्स, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का और एक जेएनयू का, दोनों के दोनों माओइस्ट कनेक्शन और हत्या के केस में पकड़े गए। उसी साल केरला में एक लॉ स्टूडेंट वो माओइस्टों के साथ पकड़ा गया। 2016 में डीयू की नंदिनी सुंदर, इस पर ना गांव वालों ने ये इल्जाम लगाया कि उन्होंने लोगों को नक्सल समर्थन करने के लिए उकसाया था और इसी कारण कई यूनिवर्सिटीज नक्सलिज्म का ना ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुकी थी। वेस्ट बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है आपने? जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में खुद सीपीआईएम का जो नेता है कंचन, उसने खुद कहा था कि ये उनकी माओइस्ट रिक्रूटमेंट का हब है। बाकी इनफैक्ट ये याद करिए कि कैसे डीएसयू और आयसा इन जैसे स्टूडेंट ग्रुप्स ने ऐसे कई इवेंट्स किए हैं जहां पर ओपनली माओइस्टों के लिए ना सिंपैथी दिखाई गई है। सीआरपीएफ जवानों के बलिदानी होने के बाद उनकी मौत को सेलिब्रेट तक किया गया है इन स्टूडेंट बॉडीज के द्वारा। The aftershocks of India's worst Maoist strike felt at one of the country's most prestigious universities. Students' unions clashing over a function held on JNU campus by a group opposed to using force against Maoists. And for once, on the same side of the divide were arch rivals, student wings of the Congress and the BJP. They allege the function was an attempt to celebrate the bloody massacre. यूनिवर्सिटी कैंपस में स्लोगन्स लगते थे, इंडिया मुर्दाबाद, माओवाद जिंदाबाद। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास जो है ना, प्रोफेसर्स की, ऑथर्स की, लॉयर्स, फिल्म मेकर्स, एनजीओ वर्कर्स, ये सब लोग एक प्लान्ड तरीके से माओइस्ट एजेंडा को अर्बन सोसाइटी में घुसा रहे थे। इसी कारण ये जो अर्बन नक्सल्स थे ना, ये सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी घुसने लगे थे। विनायक सेन वो डॉक्टर थे और डॉक्टर होने के बावजूद एक कन्विक्टेड अर्बन नक्सल थे। कबीर कला मंच एक पुणे बेस्ड ग्रुप है। इसने माओइस्ट प्रोपेगेंडा के लिए ना बहुत सारे गाने बनाए, बहुत सारी कविताएं बनाई और इन गानों और कविताओं के जरिए माओइस्ट प्रोपेगेंडा को फैलाया गया। इस ग्रुप के कई सारे मेंबर्स ना बाद में यूएपीए के अंतर्गत अरेस्ट हुए। इनफैक्ट 2018 में जब नरेंद्र मोदी का असैसिनेशन प्लान करने के लिए 19 अर्बन नक्सल्स को अरेस्ट किया गया था, तो उनमें से कई लॉयर्स, ऑथर्स, डॉक्टर्स वो भी शामिल थे उसमें। ये जो इंटेलेक्चुअल्स है ना भाई साहब, इंटेलेक्चुअल्स, ये नक्सलाइट्स को केवल इंटेलेक्चुअल कवर फायर नहीं देते बल्कि लॉजिस्टिक सप्लाईज और ऑपरेशनल सपोर्ट इनको भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे एनजीओज भी नक्सलिज्म को फंड करने के लिए जाने जाते हैं। इनफैक्ट कई सारे एनजीओज तो डायरेक्टली नक्सलिज्म के फेवर में काम करते हैं और ऑपरेशनल एक्टिविटीज में नक्सलाइट्स को मदद करते हैं। फंड्स, आर्म्स, सप्लाईज, इन सब के अलावा कई सारे अर्बन नक्सल्स नक्सल मिलिटेंट्स को कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के इंटेल्स और डिवाइसेस ये सब भी प्रोवाइड करते थे। और इसके अलावा टेक्निकल एक्सपर्टीज और इंफॉर्मेशन ये भी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी इन्हीं अर्बन नक्सलियों के सर पर थी। इनफैक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक ना अर्बन नक्सल्स डार्क वेब तक पहुंच चुके थे, जहां से ये लोग बैंड वेपन्स और सब्सटेंसेस इनका एक्सेस लेते थे। बेसिकली ये जो अर्बन नक्सल्स थे ना, ये नक्सल मिलिटेंट्स का एक टेक्निकल और इंटेलेक्चुअल एक्सटेंशन के रूप में काम करते थे। और यहाँ पर सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये है कि यूपीए के टेन्योर में ना इन सब लोगों के ऊपर बहुत सॉफ्ट स्टैंड लिया जाता था और इससे ये जो इकोसिस्टम था ये ग्रो होने लगा था। अप्रैल 2010 के इन फेमस दंतेवाड़ा मैसेकर के बाद, जहां नक्सल्स ने 76 सीआरपीएफ ऑफिसर्स को मार डाला था, यूपीए गवर्नमेंट ना कई महीनों तक पार्लियामेंट में डिबेट ही करती रह गई कि भाई नक्सलियों के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, पर वो एक्शन क्या होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए। ऐसी डिबेटें ही चल रही थी बस। साल्वा जुडूम जो कि एक ट्राइबल विजिलांटे काउंटर नक्सलिज्म ग्रुप था, उसको तत्कालीन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सपोर्ट और ट्रेनिंग दोनों प्रोवाइड थी और उसको ना 2011 में जाके बैन किया गया। और आयरॉनिकली ना उसके जो लीडर थे महेंद्र कार्मा, वो कम सुरक्षा बल होने के कारण एक नक्सलाइट अटैक में 2013 में मारे गए। चलो अब तक तो ये छोटी छोटी सी बातें मैंने आपको बताई। ये लोग ना सरकार में घुस चुके थे, सरकार में। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल यानी एनएसी, इसमें ऐसे लोग शामिल थे जो नक्सल्स को ओपनली डिफेंड किया करते थे। प्लानिंग कमीशन की जो कमेटी थी ना,
उसमें विनायक सेन जैसे लोग घुस चुके थे। इवन ए पद्मा, जो वांटेड माओइस्ट लीडर अक्की राजू हरगोपाल की पत्नी थी, वो ओपनली अमन वेदिका जैसे एनजीओ चला रही थी और उसको ना गवर्नमेंट से फंड मिल रहा था। लेकिन फिर 2014 में मोदी गवर्नमेंट आती है, जिन्होंने इस रेड टेप के खिलाफ अपना जो स्टांस था वो बहुत ही डिफरेंट रखा। मोदी गवर्नमेंट के आते ही इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स पर सीरियस एक्शन लेने की प्लानिंग शुरू हो जाती है और देखते ही देखते रेड टेरर की जो उल्टी गिनती थी वो शुरू हो जाती है। पर क्या क्या किया मोदी गवर्नमेंट ने? देखिए 2015 के बाद ना भारत सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ एक क्लियर स्ट्रैटेजी बनाई थी। इस प्लान में ये स्पेसिफिकली ध्यान दिया गया था कि रेड टेरर को सिर्फ बंदूक के दम पर खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि रूट कॉज जो है ना उसको भी आइडेंटिफाई करके उसको खत्म करना पड़ेगा। और इसी सोच पर बेस्ड एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार किया गया था, जिसका लक्ष्य था नक्सलवाद के रूट में जाकर उसको हैंडल करना। और इसके लिए ना एक 4 pronged स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, जिसको मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहली स्ट्रैटेजी यानी कि क्रैकडाउन थ्रू सिक्योरिटी फोर्सेस। इंडियन गवर्नमेंट ने ना सबसे पहले नक्सलवादियों के खिलाफ क्रैकडाउन के अप्रोच को बदल दिया। एंटी नक्सल ऑपरेशंस में काफी बदलाव कर दिए गए। हर स्टेट के लिए एक अलग ऑपरेशनल अप्रोच की बजाय एक नेशन वाइड कोऑर्डिनेशन मॉडल बनाया गया, ताकि सभी यूनिट्स जो हैं वो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाए। कोबरा, डीआरजी, ग्रेहाउंड जैसी फोर्सेज को फ्री हैंड दे दिया गया रेड टेरर को खत्म करने के लिए। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने अपने ऑपरेशन की संख्या भी बढ़ा दी और इसका रिजल्ट ये हुआ कि पिछले करीब 10 सालों में 7,500 यानी कि 7500 से ज्यादा नक्सल्स ने सरेंडर कर दिया है। इंडियन फोर्सेज ने स्पेसिफिकली नक्सल लीडर्स को एलिमिनेट करना शुरू कर दिया, ताकि इनका जो रेड टेरर का पूरा ढांचा है ना वही कोलैप्स हो जाए। और इसी के कारण पिछले 5 साल में 15 से ज्यादा टॉप नक्सल लीडर्स को एलिमिनेट किया गया है। इवन पिछले ही साल की बात करें तो 5 सब जोनल कमिटी मेंबर्स, 2 स्टेट कमिटी मेंबर्स, 31 डिविजनल कमिटी मेंबर्स और 59 एरिया कमिटी मेंबर्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। और इसीलिए नक्सलवाद की हिंसा में 70% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। 2014 में 287 जवान बलिदानी हो गए थे माओइस्ट वायलेंस में। 2024 में ये नंबर गिरकर 19 पर आ गया है। साथ ही साथ ना इस स्ट्रैटेजी में एक और चीज भी होती है। जब भी सिक्योरिटी फोर्सेज किसी एरिया को नक्सल फ्री बनाती हैं तो वहां पर एक फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस यानी कि FOB उसको सेटअप कर देते हैं। हर FOB पर नेत्रा 3 और भारत ड्रोन जैसे टूल्स डिप्लॉय होते हैं, ताकि वापस उस एरिया में नक्सलिज्म का जहर न फैले। आज CRPF ने नक्सल प्रभावित एरियाज में 400 से अधिक FOB स्थापित किए हुए हैं। सिर्फ बस्तर में 320 के करीब कैंप्स हैं। मोदी सरकार का एंटी नक्सल स्ट्रैटेजी का दूसरा बड़ा हिस्सा था उनकी फंडिंग और उनके आर्म्स की सप्लाई को काटना। नक्सलवादियों के लिए पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया था तेंदुपत्ता तोड़ने वाले मजदूरों से लिवाई लेना, यानी कि उनको ठगना और रोड कॉन्ट्रैक्टर से एक्सटॉर्शन करना। यह पैसा उनके ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस, रिक्रूटमेंट और हथियार खरीदने में लगता था। और इस चेन को तोड़ने के लिए कई स्टेप्स लिए गए। कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर सिक्योरिटी का भरोसा जगाया गया, ताकि वो नक्सल्स को पैसा देना बंद करें। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कैश का इलीगल फ्लो रोका जा सके और पैसा डायरेक्टली वर्कर्स तक पहुंचे। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि NIA के अंदर एक वर्टिकल बनाया गया, जो सिर्फ नक्सल फंडिंग और प्रॉपर्टी ट्रैकिंग का काम करता था। इसके जरिए 40 करोड़ से ज्यादा नक्सल एसेट सीज किए गए। साथ ही साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी एक्टिव हो गया। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज पर क्लोज मॉनिटरिंग शुरू कर दी और 12 करोड़ के एसेट्स फ्रीज कर डाले। इसके अलावा फॉरेन फंडिंग का मिसयूज भी चेक किया गया। कई सस्पिशियस NGOs और ऑर्गेनाइजेशंस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। ये सब करते हुए नक्सलियों के लिए पैसा और हथियार दोनों का रूट ऑलमोस्ट ब्लॉक कर दिया गया, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट ये हुआ कि नक्सलियों का पूरा फाइनेंशियल मॉडल चरमरा गया। तीसरी स्ट्रैटेजी यानी कि डेवलपमेंट के जरिए नक्सलियों से लड़ना। देखिए, ये कोई हिडन फैक्ट नहीं है कि नक्सल प्रभावित एरियाज जो थे वो अक्सर बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड होते हैं। 2009 की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 100 सबसे गरीब जिलों में से 85 नक्सलवाद से प्रभावित थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन सबकी हालत बद से बदतर थी। बेसिक जिंदगी जीने के लिए जो चीजें चाहिए होती है ना, सब कुछ मिसिंग था। और इसी लैक ऑफ डेवलपमेंट का फायदा उठा रहे थे नक्सली, ट्राइबल्स को बहकाने में और नए यंगस्टर्स को रिक्रूट करने में। गवर्नमेंट ने इस गैप को भरने का प्लान बनाया विद गन्स एंड गुलाब अप्रोच। और इसके तहत सिक्योरिटी फोर्सेज जो थी वो तो अपना काम कर ही रही थी, पर इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो भी अपना रोल प्ले करने लगी गुलाब देकर, यानी कि उस एरिया की फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट से, ताकि दोबारा उस एरिया को नक्सल प्रभावित ना कर सकें। इसके लिए ना गवर्नमेंट ने कई प्रोग्राम्स चलाए, जिनमें से एक था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। देश के 112 सबसे पिछड़े जिलों को चुना गया। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए 49 इंडिकेटर्स डिफाइन किए गए, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट। इस प्रोग्राम का इंपैक्ट समझने के लिए कोंडागांव सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जब रेड
अपने पीक पर था ना, तब यहाँ मेल न्यूट्रिशन था, इन्फेंट मॉर्टेलिटी आम बात थी, अनेकों शिशु जन्म के समय मर जाते थे। लेकिन इस प्रोग्राम के तहत ना इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर 6 न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स बनाए, जिससे जो नवजात शिशु थे ना वो मरने बंद हो गए। इसके साथ ही 550 किसान क्लब्स बनाए गए, महिलाओं को ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ा गया, बच्चों के लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस, रोड कनेक्टिविटी, इन सब चीजों पर जोर दिया गया। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि सिर्फ 3 सालों में 2022 में कोंडा गांव को नक्सल फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। इसी मॉडल के तहत बिहार के 13 डिस्ट्रिक्ट्स जो नक्सलवाद से प्रभावित थे एस्पिरेशनल कैटेगरी में लाए गए और 2022 तक पूरे बिहार को नक्सलवाद से फ्री घोषित कर दिया गया। इसके अलावा भी इंडियन गवर्नमेंट ने रेड टेरर को खत्म करने के लिए कई काम किए हैं, जैसे कि इंफ्रा पुश करना, सड़क पहुंचाना, मोबाइल कनेक्टिविटी देना, बैंकिंग, पोस्टल स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स को पहुंचा देना। इन सारी इंटरवेंशंस और पॉलिसीज ने नक्सल मूवमेंट को डायरेक्टली और तेजी से अफेक्ट करना शुरू कर दिया। और भाई साहब आज की डेट में इनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि पुलिस के हाथ लगी माओवादी रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें माओवादी बनने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, उनके सैनिकों की संख्या घट रही है, शस्त्र भी कम हो रहे हैं। इसके अलावा चौथी स्ट्रैटेजी जो भारत सरकार की थी वो थी डेमोक्रेसी को वापस लाना। जब ऊपर की तीनों स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रही ना, तब इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने चौथी और आखिरी स्ट्रैटेजी अपनाई। जिन एरियाज को रिसेंटली नक्सल फ्री किया गया था ना, उन्हें भारत की डेमोक्रेसी का हिस्सा बनाया ठीक तरीके से। एक टाइम था जब नक्सल प्रभावित एरियाज में लोग वोट देने से डरते थे। बस्तर, दांतेवाड़ा, गढ़चिरौली, इन इलाकों में नक्सलाइट जो थे वो घर घर जाकर लोगों को इलेक्शन बॉयकॉट करने की धमकी देते थे। और इसी कारण से यहाँ का वोटर टर्नआउट पूरे भारत में सबसे कम रहता था, क्योंकि जो भी वोट देने जाता था उसे अगवा कर लिया जाता था, मार दिया जाता था। पर आज की डेट में यह ट्रेंड पूरी तरीके से बदल चुका है। वहाँ आज वोटर टर्नआउट में विजिबल ग्रोथ दिख रही है। 2024 के जनरल इलेक्शंस की बात करें तो गढ़चिरौली में 74% वोटर टर्नआउट ऑब्जर्व किया गया था, वो भी बॉयकॉट कॉल के बावजूद। बस्तर जैसे इलाकों में भी 2019 में 66% से ज्यादा वोटिंग हुई थी और 2024 में ये 68% को पार कर गई। भाई साहब कभी यही बस्तर जो था वो 50% वोटिंग के लिए रोता था, और आज यही लोग जो हैं वो डर के बजाय भरोसे के साथ डेमोक्रेसी का हिस्सा बन रहे हैं। नक्सल नैरेटिव की ये सबसे बड़ी हार है। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन फोर्सेस की इस कंबाइंड ऑपरेशन का रिजल्ट ये रहा कि मार्च 2025 तक आते आते जो रेड कॉरिडोर कभी देश के एक बड़े हिस्से को कवर करता था, अब सिर्फ 7 स्टेट्स के 12 डिस्ट्रिक्ट तक सिमट कर रह गया है, वो भी मोस्टली सेंट्रल और ईस्ट इंडिया में। कंपेयर करिए इसको पिछले मैप से। 2014 में जहां 90% लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वायलेंस सिर्फ 35 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा था, 2025 में वो 6 डिस्ट्रिक्ट्स तक रह गया है, सिर्फ 6। और इसीलिए अमित शाह का यह कहना कि 2026 मार्च तक भारत को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाएगा, ये अब इनएविटेबल लग रहा है। इसीलिए आज जो अर्बन नक्सल्स है ना, वो भी ये मानने को मजबूर हो गए हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत ही इफेक्टिवली नक्सलियों की कमर तोड़ दी है और उनका भयंकर मेल्टडाउन चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट की नक्सलवाद के खिलाफ जो स्ट्रैटेजी रही है वो नो डाउट बहुत सक्सेसफुल रही है। सिर्फ इसलिए नहीं कि नक्सलवाद पर बहुत तेजी से क्रैकडाउन किया गया है, बल्कि इसलिए कि इस बार नक्सलवाद का जो रूट कॉज है ना, उनकी आइडियोलॉजी, गरीबी, उसको बहुत तेजी से खत्म किया जा रहा है नक्सल प्रभावित एरियाज को डेवलप करके। आप क्या सोचते हैं नक्सलवाद के विरुद्ध भारत की स्ट्रैटेजी के बारे में? कमेंट्स के माध्यम से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। साथ ही साथ जो स्क्रीन पर दूसरा वीडियो दिख रहा है उसको अवश्य देखिए। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।